कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया था और कई स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि मुझे क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। तो आज आप ही लोग के डिमांड पे मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, टॉपिक सब क्लियर करेंगे। जिसमें हम लोग क्या क्लियर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने होते हैं, उसके टाइप कितने टाइप होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, और हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, कूलाम क्या होता है, और इसमें हम लोग सर्किट डायग्राम भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे और सारे फॉर्मूले भी आपको देंगे इस चैप्टर के और उसके ट्रिक भी देंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स स्टडी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। अगर आपने बुक खोला होगा क्लास 10 का फिजिक्स का, तो पहले तो आप देखेंगे वाह क्या बुक है, इतनी मोटी बुक, ठीक है। तो अगर आपने एसचंद की या फिर एनसीईआरटी की बुक खोली होगी और इलेक्ट्रिसिटी देखा होगा तो आपके मन में क्या विचार आता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? क्या इलेक्ट्रिसिटी वही है जिससे हमारे घरों में बल्ब जलता है? अच्छा। या फिर क्या इलेक्ट्रिसिटी वही है जो पोल से तार जाती है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी है? या फिर जो हम लोग हाई तारपिन तार देखते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी है? या फिर जो वाटरफॉल से लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी है? तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका सोचना सही है, एकदम सही है कि इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी जब हम लोग बुक खोलते हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या डेफिनेशन लिखा रहता है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्जेस। ये आपका लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखा रहता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ, याद करते रहिएगा, इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड चार्जेस, ठीक है, एंड चार्जेस। देखो भाई, कॉपी बुक लो और एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी छोड़ दो, सब मोहमाया है, और एक कोने में बैठ जाओ कॉपी लेके, ठीक है। और ये बात याद रखो, अगर आप क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अच्छा ये काम ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है यानी तार में ऐसे, देखिए आपको सपोज करना पड़ेगा, आपको तार के अंदर जाना पड़ेगा, ये तार है तो इसका आपको, ये तार है तो इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें जा रही है, आपको ऐसे सोचेंगे तब आपको क्लास 10 की फिजिक्स समझ में आएगी, तो घंटा समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या लिखा। इलेक्ट्रिसिटी हमने लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड चार्जेस है। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड चार्जेस, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें मैं बीच में अगर आप चाहें तो मैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको ट्रिक्स भी देते चलूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक भी इसमें देते चलूंगा। और ट्रिक किस पे होगी? आपको सिंपल पता है कि ट्रिक में अगर आपको बनाऊंगा तो किस पे बनाऊंगा? जो फॉर्मूलेज होंगे उस पे आपका ट्रिक दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड चार्जेस। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर और चार्जेस के बहने को, इलेक्ट्रिकल जो पावर है और चार्जेस है उसके बहने को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और आपने पावर पढ़ा है कि रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। पावर क्या होता है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं टाइम के हिसाब से ना, टाइम के हिसाब से आप कितना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। शायद मैंने डेफिनेशन गलत बोल दिया। आप टाइम के हिसाब से कितना जो है काम कर रहे हैं, वही पावर आपका वो होता है कि कितना पावर लगा है, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड चार्जेस। और इसका आप लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस और पावर्स के बहने को ही आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार होते हैं, पहला दूसरा। पहला जो है वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पहला होता है स्टैटिक और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ये होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। स्टैटिक आपने पढ़ा था शायद क्लास 10, याद रखिए कि क्लास 10 में तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 9 में सोचिए आपने क्या पढ़ा था? हाँ, क्लास 9 में हमने पढ़ा था स्टैटिक मतलब स्थिर, यानी रुका हुआ, ठहराव, ठहरना,
ठीक है। तो स्टैटिक मतलब स्थिर। और आपने ये भी क्लास 8 में अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्लास 8 का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, शायद क्लास 7 या 8 में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप पढ़े हैं, तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और देखिए, उस चीज को समझिए कि जो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़े हैं, लेकिन उसमें आपको एक और चीज पढ़ाया गया है, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो आपको ये भी याद होगा कि किसमें करंट फ्लो नहीं करता, किसमें करंट स्थिर रहता है, फ्लो ही नहीं करता है, रुका रहता है, वो क्या होती है, वो इंसुलेटर होता है। तो अगर आप स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में आप इंसुलेटर लिख सकते हैं। जी हाँ, आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इंसुलेटर आप लिख सकते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, जो आप तार के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ाया जाता है, रबड़ चढ़ाया जाता है, जैसे कहीं तार कट जाता है तो आप लोग तुरंत उस पर प्लास्टिक बांध देते हैं, घरेलू उससे बता रहा हूँ। तो आप प्लास्टिक बांध देते हैं तो वहां से करंट अगर आप छुएंगे भी तो नहीं फ्लो होगा, छुइएगा मत, हो सकता है कहीं इधर उधर से निकला हो तो फिर आप 10th का बोर्ड नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। अब देखिए, अब इंसुलेटर हो गया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी बहने किसमें बहता है भाई, मेटल्स में, मेटल्स में बहता है ना, कंडक्टर में। कंडक्टर किस चीज का बना होता है, मेटल्स का बना होता है। वायर किस चीज का बना है, वायर भी तो एक कंडक्टर ही है आपका। ठीक है, तो आपका वायर क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिसमें बहता है वो क्या होगा, वो होगा आपका कंडक्टर। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं कंडक्टर और इंसुलेटर का। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर का पिक्चर देख पा रहे हैं, तो यही है कंडक्टर इंसुलेटर भैया, और कुछ नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं, अब इस ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी और उसके टाइप्स। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है सर, डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन है वो क्या होता है। तो देखिए, ये जो है, पहले आपने क्लास 8 में ये भी पढ़ा होगा, या फिर 7th में, कि सेल का जो आपका फिगर रहता है, फिगर तो आप देख लीजिए, पहले बुक में जो फिगर दिया उसको पहले रट लीजिए, और रटने वाली कोई चीज नहीं है, रटने वाली कोई चीज नहीं है उसमें। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये होता है एक, क्या होता है, नहीं आप बताइए, ये होता है सेल। सेल में ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। ठीक है, अब आप इसको बना दीजिए, इसका पूरा जो चार्ट है बना दीजिए, ये हो गया इसका चार्ट। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये आपने पढ़ा है भैया, नहीं पढ़ा नहीं है, पढ़ा है आपने। क्या होता है, एटम होता है। एटम में क्या, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। और जो माइनस में चलते हैं सर, इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन जो हमारे घूमते हैं एक्सिस पे, तो जो हमारा बना रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें। और ये आप बात ध्यान रखिए कि आप इलेक्ट्रिक, देखिए आप ये समझिए कि जो ये रहता है ना वायर में, और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि आप एनर्जी लगाते हैं। देखिए अगर आप है, ये तार है, तो तार में हर जगह, देखिए आपको पता है कि हर जगह आपके क्या एटम प्रेजेंट रहते हैं, लाखों करोड़ों एटम्स हैं तार में। ठीक है, तो एटम्स में लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेंगे। ठीक है, बात सही है। अब देखिए, अब बात करेंगे कि जब हम आप किसी भी चीज, अगर आप देखिए हर जगह जब एटम मौजूद है, तो अगर हर जगह पे एनर्जी लगाएंगे तो फिर तो वो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बाहर ही भागेगा। आपने ये पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन पे जब चार्ज या फिर आप पावर लगाते हैं, पावर या एनर्जी, पावर ही एनर्जी है ना, तो पावर अगर यहाँ एनर्जी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भागता है। और ये जब ज्यादा पावर लगा देते हैं तो इस वाले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं सर, ज्यादा देर तक नहीं निकलता है। फिर वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहता है, जो दूसरा एटम रहता है, वो सोचता है अगर ये बाहर निकलेगा तो इसको हम कैदी बना लेते हैं अपने यहाँ। ठीक है, इसको हम पकड़ लेंगे अपने यहाँ। ठीक है, लेकिन जब वो इसके फिराक में रहता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकला है यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो यहाँ पर जो एटम है, ठीक है, ये इसको अपने अंदर ले लेता है, ये इसको अपने एक्सिस में बुला लेता है कि आओ भैया तुम मेरे में आओ, तो तुमको बाहर निकाल दिया, आप तुमको ले लेंगे। हाँ, ये करता है वो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास चला गया। तो अब आप इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर ये वायर है, इसमें आप एनर्जी लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे प्रेजेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन जैसे आप, अगर आप ऐसे, हम इसको बड़ा फिगर बनाए, ये आपका फिगर हो गया, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये वायर।
अब इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन, अरे ये एटम्स है, ठीक है, एटम्स है यहाँ पे, ये आपके एटम्स हो गए, ठीक है। अब एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लगाएंगे, इधर से एनर्जी लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, इसमें जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, इसमें 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 ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आगे चलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यही मूवमेंट हो रही है इसी के वजह से इसी के वजह से सर, इसी की वजह से पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं। अब समझिए कैसे, जब ये यहाँ से मूव करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर ये प्लस पे चला जाएगा, प्लस क्या नहीं जाएगा, ठीक है, प्लस पे जाएगा। अब आप यहाँ से ये बात अभी आप ये समझिए, अभी आपको ये समझना है कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो प्लस है यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव हमेशा निगेटिव, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो पॉजिटिव रहता है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यानी ये किधर जाएगा, ये इधर होके इधर जाएगा सर, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये अब पॉजिटिव से होकर निगेटिव जा रहा है। तो आपने इसमें क्या सीखा, पहले आपने सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड चार्जेस है, यानी ये इलेक्ट्रिकल पावर और चार्जेस का जो बहाव है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक मतलब इंसुलेटर होता है, यानी रुका हुआ, और करंट मतलब कंडक्टर, यानी जो चलता रहता है सर, जो चलता रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कंडक्टर। अब बात आती है कि जो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये क्या है, आपको यहाँ पर लिख लीजिए, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। या फिर अगर आप इसको चार्जेस ना कहें, पॉजिटिव चार्जेस, तो आप इसको कहिए करंट, करंट मूव हो रहा है, ठीक है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स करंट में चेंज हो जाएंगे, समझिए आप अभी तक यही समझिए, ठीक है। अब आपको अगर ऊपर क्लास में जाएंगे तो वो बताता है कि वाइब्रेशन होता है, कोई करंट मूव नहीं करता है, कोई इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ता, वाइब्रेशन होता है, पढ़ेंगे आप अभी, ठीक है, उसको अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया, ये हमारी इतनी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक से दूसरे एटम में, फिर एटम चेंज करते करते वो आगे बढ़ता है, उसी वजह से आपका क्या प्रोड्यूस होता है, समझ लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमने भी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं, अपना अगला टॉपिक जो कि होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपना अगला चैप्टर है, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है क्या, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक में बहुत अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लेके आता हूं और लेके आता रहूंगा, ठीक है। और आप मेरे ऊपर ऐसा स्नेह बनाए रखें, ठीक है। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा सर, क्या होगा, पता है, नहीं पता है, अभी बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज एन, ठीक है, इट इज एन इंट्रिंसिक, यानी अंदरूनी, बात याद रखिएगा, इंट्रिंसिक लिखा अंदरूनी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल because of which it exerts and experience
ठीक है, ये इसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज an intrinsic property of any particle because of which it exert and experience the electric effects। क्या मतलब है इसका, समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भैया। चार्ज की बात करें तो व्हाट इज चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है कि ये किसी भी पार्टिकल की अंदरूनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है अंदरूनी उसकी, ठीक है, जिसके कारण वो किसको एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस में समझते हो ना, ठीक है, किसको एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को, कि कौन कौन से इफेक्ट्स उसके ऊपर पड़ रहे हैं, इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट नहीं इफेक्ट, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या क्या इलेक्ट्रिक पड़ रहा है उसी को इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस जो कर रहा है और एक्सर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वही है इलेक्ट्रिक चार्ज, वही है इलेक्ट्रिक चार्ज। डेफिनेशन याद करो। अब अगर बात करें, अब आता है डिनोट वाला सिस्टम और एसआई यूनिट वाला सिस्टम, अब आता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसको डिनोटेड करेंगे, किससे डिनोट किया जाता है, तो ये होता है डिनोटेड क्यू से, ये होता है डिनोटेड क्यू से, और इसका जो एस आई यूनिट, एस आई यूनिट है इसका कोलम, सी यानी कोलॉम, ठीक है, कोलॉम पढ़ते हैं इसको, कोलॉम, ठीक है। ये हमारा हो गया, इतना हमारी बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ क्लियर है कि नहीं, बढ़िया। अब देखिए, अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमने सबके पार्ट पढ़े हैं, तो अगर इसके भी पार्ट होंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आपको, तो इसके भी पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं इसके, पॉजिटिव चार्जेस निगेटिव चार्जेस, पढ़ा होगा आपने, क्लास 9th में पढ़ा है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ा है, पॉजिटिव चार्जेस निगेटिव चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ होता है निगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस निगेटिव चार्जेस, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस, ये मानते हैं। तब देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और निगेटिव। अरे पॉजिटिव चार्ज बताने का थोड़ी है भाई, पॉजिटिव मतलब जो होते हैं पॉजिटिव यानी प्लस वी यानी पॉजिटिव, निगेटिव मतलब ये होता है। अब बात है पॉजिटिव मतलब आपने एटम्स में क्या पढ़ा है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं मुझे? जी हाँ, आप बता सकते हैं। मैंने अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, इसके पहले जो मैंने पेपर पे बनाया है, तो अगर आपको उससे पता चल जाएगा कि क्या होता है पॉजिटिव चार्जेस मतलब, और अभी मैंने आपको पढ़ाया पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब मेरा होता है प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्जेस क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्जेस क्या होता है, तो आप लिखेंगे सर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कोलॉन, 10 के पावर -19, ठीक है, ये हो गया। इसका भी यही होगा 1.6 इंटू 10 के पावर कोलॉन। अब बस फर्क इन दोनों में इतना है कि ये पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव रहेगा सर, ये पॉजिटिव रहेगा ये निगेटिव रहेगा। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है, चार्ज क्या होती है, चार्ज क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कोलॉन। इसमें कोई प्लस का साइन नहीं रहेगा, कोई माइनस का साइन रहेगा नहीं रहेगा, सिर्फ ये 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है, ये हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज भी हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डिनोट किससे किया जाता है, एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं अब इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज और है। और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर चलिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ, Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी सर, इसका एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए यहाँ पर,
Q इक्वल टू एन। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस निकालना तो ये आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, Q इक्वल टू एन, एन मतलब क्या होता है पता ही है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चार्जेस के बारे में क्या होता है। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बची हुई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंपली क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट की, जो हमने पहले पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तब हम उसी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है, हमने क्या लिखा, हमने लिखा इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से आप जानेंगे किसके बारे में, आप जानेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो अगर आप बोलें कि क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं डिनोटेड बाई आई, डिनोटेड बाई आई, समझो ना, डिनोटेड बाई आई। अब यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब बात करते हैं डिनोटेड बाई आई, ये हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर ए। तो देखिए दोस्तों, जिसने इस चैप्टर को पढ़ लिया वो भी पढ़े, क्योंकि इसका रिवीजन भी होगा, नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं। चलिए इसका एक और काम करता हूँ कि कल मैं इसके लिए एक जो अभी जितना आया है सीबीएसई के तरफ से, बोर्ड के तरफ से जो आया है, सारे फॉर्मेट्स जो आए हैं, कैसे कैसे पेपर्स होगा, किस फॉर्मेट में होगा, वो सब मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको देखते हैं क्या है। एसआई यूनिट एम्पियर होता है, डिनोटेड बाय आई होता है, और इसका फॉर्मूला, इसका जो ये है क्या है, डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब यहाँ से आप पता कर रहे हैं कि आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, चार्जेस को अगर हम लिखें तो चार्जेस डिनोट होता है क्यू से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने रेट में हो रहा है। रेट मतलब क्या, जब भी आप रेट पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो जब भी आप रेट पढ़ते हैं तो नीचे टाइम आ जाता है अपॉन में टाइम आ जाता है। अगर आप यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेयर आई इज इक्वल टू करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिएगा, मैं छोटे में लिख रहा हूँ, क्यू इज इक्वल टू चार्जेस एंड टी इज इक्वल टू टाइम, ये हमारा हो गया, इतना हमारा हो गया, समझ रहे हो। अब बात करते हैं, ये हमारी हो गई। ठीक है, तो आप पहले इसको देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने रेट में चार्ज बह रहा है, कितने रेट में, रेट आप पूछते हो ना, रेट क्या है, अरे इसका रेट क्या है, कितने रेट में बह रहा है, रेट पूछते हो ना, तो वही है रेट, कितने रेट में, आखिर वो क्या रेट है, किस रेट में वो चार्ज फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। और अगर इसका आप यहाँ से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि आई जो होता है, इसका अगर आपको आई निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्यू अपॉन टी करेंगे, वेयर आई इज करंट, क्यू इज चार्ज एंड टी इज इक्वल टू टाइम। ठीक है दोस्त, अब चलिए, अब इसको मैं यस करता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपको लेना है, आइए तो सर ये आइए। ठीक है, अब ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, यहाँ से मैं रेस कर दे रहा हूँ, अगर आपने लिख लिया होगा तो यहाँ से मैं रेस करता हूँ, कुछ आपको समझा। तो देखिए दोस्तों, अब जो नया टॉपिक, जो इसमें नया चीज है वो है क्या, देखिए इसमें नया चीज जो है, तो ये एम्पियर भी दो चीज में डिफाइन हुआ है सर, एम्पियर भी दो चीज में डिफाइन हुआ है, एक आता है मिली एम्पियर, एक होता है माइक्रो एम्पियर।
माइक्रो एम्पियर। ये होता है डिनोट स्मॉल एम बड़ा है, ये होता है बड़ा एम बड़ा है। इसकी होती है 1000 एम्पियर और ये होता है 10 के पावर 6 एम्पियर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 5 मिली एम्पियर से कोई करंट फ्लो हो रहा है, अगर आपको एम्पियर में चेंज करना है तो आप 5 इंटू 1000 कर देंगे, 5 इंटू 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000 एम्पियर। यानी इसके कहने का मतलब है कि 5000 एम्पियर से कोई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इतनी बात हमने जान ली। अब अगर इसको मिटाऊं मैं और बात करूं, और अगर हम इसके बाद हम बात करें, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी, ले लिया। अब अगर हम इसकी बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं, तो वो होता है एमीटर से हम इसको मेजर करते हैं। एमीटर नहीं पढ़ते हैं इसको सर, एमीटर पढ़ते हैं हम, इसको एमीटर पढ़ते हैं, इसको एमीटर पढ़ते हैं। और इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है, इससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है। ठीक है, इसको दिखाया कैसे जाता है, इसको दिखाया जाता है ऐसे सर, इसको गोल में बंद कर दिया जाता है और इसको ऐसे करके इधर प्लस रखते हैं, इधर माइनस रखते हैं। हमेशा लेफ्ट साइड प्लस रहता है, राइट साइड माइनस रहता है सर। और ये हमारा हो गया। ठीक है, अब एक और बात, इसको याद रखिए कि ये सीरीज में होता है सर, ये होता है सीरीज में सर। ये किसमें होता है, सीरीज में होता है। इसको सीरीज में रखते हैं हम लोग। अगर हम इसको किसी भी तार में रखते हैं तो उसको हम लोग सीरीज में रखते हैं। अब आपको बाद में पता चलेगा कि क्या होता है सीरीज पैरेलल। देखिए दो प्रकार के होता है सीरीज पैरेलल। किसी भी चीज को या तो सीरीज में रखा जाता है या तो पैरेलल में रखा जाता है। यानी ये तार है तो या फिर हम लोग इसको ऐसे पैरेलल में रखेंगे एमीटर को, या तो हम इसको जैसे यहाँ बल्ब है, जैसे यहाँ सपोज मैं क्या बना रहा हूँ, अगर सपोज कीजिए यहाँ है बल्ब तो हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम इसको ऐसे रख सकते हैं गोल बनाए, या फिर हम लोग इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। यानी सीरीज में रखेंगे, पैरेलल में नहीं। अगर आप देखिए, अब आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर आप सोचते हैं, अगर आपका ये सोचना है कि अगर ऐसे है, यहाँ बल्ब है, यहाँ मीटर लगा है, यहाँ अगर मीटर लगा है आपका, ठीक है, यहाँ मीटर लगा, तो अब सोचते हैं कि पैरेलल है ना, लेकिन नहीं। हमेशा बात याद रखिए कि तार हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तोड़ दीजिए यहाँ से कट से, इसको ऐसे पकड़िए, इसको ऐसे खींचिए, खींचिए तो एक कुछ डिजाइन देखिए इस प्रकार का होगा, कुछ डिजाइन है इस प्रकार का होगा, पहले तो कुछ डिजाइन इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको और जब इसको ऐसे सीधा लेके जाएंगे तो ये एकदम, जब ऐसे इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे लेके आएंगे और उसको ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा एकदम स्ट्रेट, और एमीटर यहाँ पर आ जाएगा, बल्ब यहाँ पर आ जाएगा और लाइन सीधी ये तार जाती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एमीटर पैरेलल में होता है। और अगर आपको किसी में पैरेलल शो कराना है कि पैरेलल है कोई चीज, तो आप उसमें पैरेलल कैसे शो कराएंगे, पैरेलल कैसे शो होता है, अगर आप ऐसे हैं तो आप ये है तार, तो पैरेलल शो कराना है तो आप यहाँ से कैसे प्लेट ट्यूब उठा दीजिए, टेबल एंड प्लेट ट्यूब। अब आप यहाँ दिखा दीजिए कि सर मेरा यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, तो ये माना जाएगा कि ये पैरेलल में, ये माना जाएगा कि ये पैरेलल में है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इतनी बात कर लिए कि ये सीरीज में होती है, ये एम्पीयर होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं भी आपको एक और आगे चीज बताता हूँ, और मैं इसको यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको यहाँ से आगे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाऊंगा देखिए, देखिए मैं आपको आगे क्या पढ़ाऊंगा, सीखिए सीखिए, सीखने आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको आगे यहाँ पढ़ाऊंगा क्या, अब मैं आपको आगे यहाँ पढ़ाऊंगा कि जो एम्पियर होता है ये क्या होता है, और हमने जो कूलम्ब पढ़ा था वो क्या होता है। जो हमने चार्जेस में कूलम्ब पढ़े थे और इसमें एम्पियर पढ़े हैं, सर ये सब होता क्या है, हमको कुछ समझाइए तो सही। तो कूलम्ब और एम्पियर
कूलम और एम्पियर, अगर ये ना रहे, अगर ये ना रहे तो इसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, और अगर ये ना रहे तो इसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी। ये बात ध्यान रखिए कि मैंने क्या कहा, अगर ये ना रहे तो इसकी डेफिनेशन, और अगर ये ना रहे तो इसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले हम अगर चार्जेस में देखें तो चार्जेस में हमने कूलम पढ़ा था, हम पहले कूलम को लिखेंगे, फिर कूलम को लिखेंगे, कूलम क्या होता है, और फिर एम्पियर लिखेंगे। ठीक है, तो कूलम क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। देखिए ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन देखता रहता हूँ। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हम 1K के बहुत ही करीब हैं, तो 1K करा दो यार, जल्दी करा दो 1K। ठीक है, 1K स्पेशल भी आएगा। फिर कॉलम क्या है, ये कॉलम व्हेन 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 सर व्हेन, यहाँ पर लिखिए कि व्हेन 1 एम्पियर, व्हेन, अब मैं बोला था ना कि एम्पियर के बिना कूलम का डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, और कूलम के बिना एम्पियर का। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन 1 एम्पियर ऑफ, व्हेन 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सर्किट, है ना, या फिर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखे कि 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सर्किट, in a circuit for 1 second, then the current produced जो होगा, then the current produced, then the current produced is called 1 coulomb of charge। अगर 1 एम्पियर लिखे तो यही आपको उल्टा कर देना है, एम्पियर की जगह कूलम कर देना है कि व्हेन 1 कूलम flows in a circuit for 1 second, then the current produced is called 1 एम्पियर। ये हमारा हो गया। ठीक है, कूलम क्या होता है कि व्हेन 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड, then the current produced is called 1 coulomb। मतलब then दो बार क्यों लिखे हम, and when 1 coulomb flows in a circuit for 1 second, then the current produced is called 1। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए। ठीक है, क्या समझ आएगा। तो ये हमारा हो गया, कूलम होता है, ये बात याद रखिए कि कूलम होता है मेरा चार्जेस के लिए, और एम्पियर होता है मेरा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इतनी बात हो गई क्लियर? इतनी बात हो गई क्या क्लियर? अब एक और बात देखते हैं हम लोग। अब एक और बात क्या है सर, बात पढ़ाते जा रहे हैं, क्या है क्या बात मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए अब जो बात पढ़ाऊंगा वो भी कुछ मेजरमेंट से ही रिलेटेड होगी, किससे भी मेजरमेंट से ही रिलेटेड होगी। क्या है देखिए, क्या है क्या कि जो, अब मैं एक बार बात ध्यान रखते हैं कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, अब करंट को, हर करंट को एमीटर से नहीं नाप सकते हैं आप। अब एकदम जो पॉइंट में जाएगा उसको आप नहीं नापेंगे, उसके लिए एक अलग डिवाइस बनाएं। तो जो स्मॉलेस्ट करंट रहेगी, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ करंट, स्मॉलेस्ट करंट जैसे रहेगी, ठीक है, तो उसको आप कैसे करते हैं, गैल्वेनोमीटर से।
गैल्वेनोमीटर से आप करते हैं, और ये भी एमीटर की तरह ही दिखाया जाता है, ठीक है, ये भी एमीटर की तरह दिखाया जाता है। ये होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये हो गया, ये किस लिए होता है? स्मॉलेस्ट करंट को दिखाने के लिए क्या होता है, मेजर करने के लिए होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ यार, अभी तो ट्रिक बची है, अभी आपके लिए मैं ट्रिक भी बनाया हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अपना और कईयों का फेवरेट टॉपिक, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। P डॉट डी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आपको डेफिनेशन लिखना है, तो आप क्या लिखोगे इसका डेफिनेशन? आप इसका डेफिनेशन लिखोगे वर्क डन, आप इसका लिखोगे डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आपको दिया हुआ है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये हो गया, अब आप यहाँ पर लिखिए कि ये डिनोट किस होता है, पहले आप ऐसे लिखिए, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। डिनोट होता है V से, और इसका SI यूनिट जो है ये वोल्ट है, और ये भी V से दिखाया जाता है। तो आप कह सकते हो कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q, where Q is work, और where W is work and Q is charge, and V is PD, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं कि इसको मेजर किससे करते हैं, तो ये होता है मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। और साथ ही साथ वोल्ट मीटर जो है इसको भी एम्पियर की तरह दिखाया जाता है, ये प्लस ये माइनस ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन ये हमेशा पैरेलल में होता है, मैं आपको बताया पैरेलल कैसे होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं 1 वोल्ट की, कि 1 वोल्ट क्या है सर? आपने 1 एम्पियर पढ़ाया, 1 कूलम पढ़ाया, तो 1 वोल्ट भी पढ़ाई। जी हाँ, मैं 1 वोल्ट भी पढ़ाऊंगा कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट में लिखना है कि when 1, इसका डेफिनेशन लिख देता हूं जल्दी। when 1 जूल ऑफ वर्क डन in a circuit to circulate 1 coulomb of charge, then the potential difference is said to be of 1 volt, ठीक है। जब 1 जूल तो आपको पता है ना कि यानी जब 100 ग्राम 1 मीटर तक लेके आया जाता है, तो उसमें जो पावर लगती है उसको 1 जूल कहा जाता है। तो जब 1 जूल जो आपका 1 जूल वर्क जो होता है वो एक सर्किट में किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 100 ग्राम जब 1 मीटर में जितना वर्क हुआ रहता है 100 ग्राम उठाने में 1 मीटर में, कैसे आपको बताऊं, 1 मीटर लीजिए आप हाइट, और आप 100 ग्राम लिफ्ट कर रहे हैं, तो जितना वर्क हो रहा है उसी को आप क्या कहेंगे? 1 जूल कहेंगे। तो 1 जूल वर्क डन इन अ सर्किट, जब 1 जूल सर्किट में मतलब एक सर्किट में जब 1 जूल वर्क डन होता है, किसको सर्कुलेट करने के लिए? 1 कूलम ऑफ चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए, जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि जब 1 जूल ऑफ वर्क डन, यानी जब 1 जूल क्रिया कार्य एक सर्किट में किसको सर्कुलेट करने के लिए? 1 कूलम ऑफ चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए होता है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कहलाएगा, यानी वो 1 वोल्ट का कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस? कि अगर हम देखें, आप समझो कैसे, अगर हम ये 1 जूल रखें, इसको 1 जूल रखें, इसको 1 क्यों रखें, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना भाई। अब आप पूछेंगे तो यहाँ से 2 भी रखेंगे तो 2, दोनों तरफ 2 रखेंगे तब भी 1 आएगा। हाँ भैया 2 रखोगे तो, अरे तुम 10 भी रखोगे तो वही आएगा भाई, तो 10 भी रखेगा तो वही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
इतना हो गया हमारा। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। देख लो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एकदम बढ़िया समझ लो, बाद में कोई बताएगा है नहीं फिर रो गया सब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 न्यूटन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, डिनोटेड बाय वी, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इसको भी वी से डिफाइन किया जाता है, ये वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है, पैरेलल में होता है। अब आता है कि इसका फार्मूला क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी और वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वेयर वी इक्वल टू वर्क, क्यू इक्वल टू चार्ज एंड वी इक्वल टू बताइए 1 वोल्ट क्या है, when 1 joule of work done in a circuit, जब कोई 1 जूल का कार्य एक सर्किट में किया जाता है 1 कूलम ऑफ चार्ज सर्कुलेट करने के लिए, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो कहलाता है 1 वोल्ट। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी कंप्लीट कर लिया और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि होगा ओम्स लॉ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि ओम लॉ क्या है। साइंटिस्ट ओम दादा ने क्या कहा था, हमारे ओम दादा ने क्या कहा था, ओम दादा ने कहा था कि एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अक्रॉस इट्स टू एंड्स। ठीक है, हाँ पहले एक बात मैंने आपको नहीं बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा 2 पॉइंट आ जाता है सर। पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा 2 पॉइंट आ जाता है। चल के रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा 2 पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रिक वायर का। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the conductor across its two ends, यानी V is directly proportional to I, V is directly proportional to I, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक करंट भी V यानी वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन्होंने सिद्ध किया था ये, क्योंकि उन्होंने पहले बताया था कि V ऐसे था उनका ये ऐसे था। ठीक है, तो उसको सिद्ध करते 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 उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया V is directly proportional to I, then I also सिद्ध करते करते किया उन्होंने। उसका प्रोसेस देखेंगे, मुझे तो नहीं पता प्रोसेस, चलिए इतना मैं आपको बता दिया। तो समझिए V is directly proportional to I, so I is also proportional to V, and उसका जब फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, V is equal to IR, V is equal to IR, V is equal to IR। एक सेकंड में इसको बढ़िया से क्या है, मैंने भी आपको क्या बताया कि V जब V is directly proportional to I is directly proportional to V, तो जब उसका फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, V is equal to IR। अब आप बोलेंगे कि ये R कहां से आया सर, ये R कहां से आया, तो आपका जवाब होगा कि R कांस्टेंट, उसने R को कांस्टेंट बताया था। उस समय R नाम की कोई चीज नहीं बनी थी, R कांस्टेंट था, R कुछ नहीं था, लेकिन बाद में R को रेजिस्टेंस बताया गया। R को क्या बताया गया, रेजिस्टेंस बताया गया। तो पहले आप इतना देख लीजिए कि क्या है, ओम्स ने क्या बोला था कि एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अक्रॉस इट्स टू एंड्स, 2 पॉइंट्स एट टू एंड्स। तो उसका फॉर्मूला क्या था, V is directly proportional to I is directly proportional to V, so V is equal to IR, और V is inversely, V is also inversely proportional to 1 upon I, then ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और R कांस्टेंट था सर, R हमारा कांस्टेंट था। इतनी बात हो गई। तो दोस्तों हमने ओम्स लॉ भी कवर कर लिया, और ओम्स लॉ में पूछा नहीं जाता, बस यही याद रखना है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर, और तो आपको सब याद हो जाएगा, कांस्टेंट टेंपरेचर याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आखिर में है क्या। चलिए दोस्तों रेजिस्टेंस टॉपिक कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस, अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। चल जा भाई, चल जा, रेजिस्टेंस ये हमारा
रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम सबसे पहले देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपको रेजिस्टेंस को डिनोट करना रहेगा तो आप इसको आर से डिनोट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसको आप आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको आप आर से डिनोट करते हो, ठीक है। आप इसको ठीक है, हाँ, आप इसको आर से डिनोट करते हो और इसका जो आपका जो इसका डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन क्या होगा कि एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। क्या है एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट, यानी उस कंडक्टर की कितनी औकात है, उस कंडक्टर की कितनी औकात है कि वो करंट को रोक सके, उसको रोक दे। अब आपने अगर मार्वल के देखे होंगे तो आपने देखा होगा कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है उसकी औकात है इतनी कि वो इस चीज को रोक सकता है, लेकिन वही जो थैनोस का पड़ता है हथियार तो उसकी इतनी औकात नहीं रहती है कि वो नहीं रोक पाए, उसकी उतनी औकात नहीं रहती है कि वो रोक पाए, ठीक है। एट द टाइम उसके पास स्टोन रहता है, वो अलग बात है, ठीक है। अब देखिए तो ये बात क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, रुक जाना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, जब ये जैसे आपने लिया ये एक इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, एटम्स है, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ऐसा तो नहीं है सारे इलेक्ट्रॉन में चला जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन अरे सारे एटम्स में चला जाए, वो कुछ एटम से लड़ेगा, तो उस एटम्स के लड़ने की वजह से जो रुकावट प्रोड्यूस होगी वही रेजिस्टेंस, क्या है वही रेजिस्टेंस है सर, वही रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं तो आपको पता ही चल गया। और इसका क्या होगा, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट। ये अब बात करते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर लेंथ, हाइट भी एक तरीके से बोल सकते हैं, और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और फिर आप एरिया ही लिखना, ये इतने चीज पे डिपेंड करता है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, इसका क्या बनता है, आर का एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला क्या है सर, वो फॉर्मूला क्या है सर, तो वो फॉर्मूला ये है, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी अपॉन लेंथ अपॉन एरिया, मटेरियल अपॉन, ठीक है। तो R का ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का कि R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी अपॉन लेंथ अपॉन रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ये है रेजिस्टेंस। अब पहले रेजिस्टेंस कितना देख लीजिए। अब मैं इसी के बारे में, जब ये रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी क्या है। अच्छा अब एक और चीज समझ लीजिए, किसका एसआई यूनिट तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इसका एसआई यूनिट होता है ओम, इसको ओम बोला जाता है सर, इसको ओम बोला जाता है, ओम इसको पढ़ा जाता है, इसको ओम बोला जाता है, ओम, ठीक है, इसको ओम बोला जाता है, ठीक, यूनिट इसकी ओम होती है। तो ये हो गया हमारा पूरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, एसआई यूनिट ओम होता है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट, इसका डेफिनेशन है, इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ हाइट क्रॉस सेक्शन एरिया, आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ये इसके साइन है बस, और कुछ है नहीं, ठीक है। तब अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की।
ठीक है। अब अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या है? तो ये कंडक्टर हट के यहाँ पर मटेरियल आ जाएगा, यहाँ पर कंडक्टर हट के मटेरियल आ जाएगा। एबिलिटी क्या हो जाएगा? बस यहाँ पर एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द करंट। अब उस मटेरियल की कितनी औकात है कि वो करंट को अपोज कर सकता है, वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा। वही रेजिस्टिविटी है। अब इसको अगर आप कह सकते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ये मैंने बताया ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एक मिनट इसमें बता देता हूँ। अब आती है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है ना। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किस पे करता है भाई। सिंपली हम लोग यहाँ देख रहे हैं मटेरियल, तो बस आपको यहाँ से लेंथ हटा देना है, हो गया। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। नीचे क्या ठीक है। अब बात आती है हमारी, इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट क्या होगी? आप सोच के बताइए, आपने कभी टीचर पढ़ाया होगा, तो इसकी यूनिट होती है, सोचिए दिमाग पे जोर लगाइए। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट अपोज द करंट, इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, अब हमने रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी भी पढ़ लिया। अब हम लोग कवर करेंगे अपना अगला टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, कवर करते हैं अपने अगले टॉपिक। दोस्तों, अब टॉपिक आता है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में एक चीज पढ़ाना भूल गया था, चलिए वो बता देता हूँ। ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे दिखाया जाता है। रेजिस्टेंस को देखिए ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे जिगजैग करके, फिर एक लाइन ऐसे खींच दी जाती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे ही रेजिस्टेंस बनाना, कुछ भी ऐसे जिगजैग। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आता है, एक होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, एक होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब क्या होता है कि जो भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगी रहती है, जैसे ये एक तार है, तो उसमें एक यहाँ रेजिस्टेंस लगी है, ठीक मान चलो, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगी है मान चलो, और एक यहाँ रेजिस्टेंस है। तो आप समझो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस फॉर सीरीज, यानी R फॉर S इज इक्वल टू, आप इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या होता है सीरीज में, कि अगर यहां से जब पास किया तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि वो करंट कम कर देता है। तो यहां से जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, इसके बाद करंट कम हो जाएगा, अब इसके बाद करंट हो जाएगा, अब इसके बाद तो कम हो जाएगा। तो यानी इसमें क्या होता है कि करंट कम होता जाता है, यानी सबके लिए सेम नहीं रहता है। सारे रेजिस्टेंस के लिए करंट सेम नहीं रहता है। पहले में इतना रहेगा, दूसरे में उससे कम रहेगा, तीसरे में उससे कम रहेगा। अब अगर आपको इसको फॉर्मूला बनाना रहेगा तो आप इसको कैसे करोगे? जैसे आपको रेजिस्टेंस अब निकालने के लिए पूछ देगा और ऐसे दे देगा, तो आप क्या करोगे? तीनों को जोड़ दोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप सपोज करो, जैसे अब आपको ये दे दिया, पहला 1 दे दिया, दूसरा 2 दे दिया, तीसरा 3 दे दिया, या फिर आप ऐसे सपोज करो, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, इसको दिया 1, इसको दिया 2, 3। बोलो कि निकालो रेजिस्टेंस, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, 5 1 6, R इज इक्वल टू 6। हाँ, ये हो गया। ये ऐसे हम लोग का रेजिस्टेंस सीरीज का होता है कि सीरीज में लगा होता है कोई चीज रेजिस्टेंस, और जो होता है उसको अगर देखें तो अगर रेजिस्टेंस कम कर देता है, ठीक है, तो ये सबके लिए सेम नहीं रहता है ना, नॉट सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस। देखो एक सेकंड, करंट यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं कि करंट इज नॉट सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना समझ में आएगा वो। अब बात करते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे रहता है? पैरेलल में ऐसे रहता है, देखिए
पैरेलल में एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। अभी आपको एक और चीज बताऊंगा, अभी आपको एक और चीज बताता हूँ। अब ये बताइए, अब अगर आपसे कोई पूछे कि डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है वो किस में होती है, सीरीज में होती है कि पैरेलल में होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर पैरेलल में होती है। क्यों पैरेलल में होती है? क्योंकि अगर सीरीज में अगर कोई एक रेजिस्टेंस खराब हो जाता है तो उसके आगे का सभी काम करना बंद कर देगा। कैसे? जब यहां से रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो अब इसका करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो आगे का काम क्या करेगा? वैसे ही आप पहले जब झालर आता था, झालर जो लाइटिंग की वाली होती है, तो उसमें देखते थे अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता था ना तो उसके आगे सारा खत्म हो जाता था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? अब उसको पैरेलल में लगाया जा रहा है कि अब सब सही है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है देखिए, पैरेलल में होता है कि ये हो जाता है, अगर आप आर फॉर पी निकालें, आर पी ये आप करेंगे, देखिए ये एक करंट है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, एक करंट मानिए, ठीक है, एक करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां पर जाके ना ये तीन इक्वल करंट में डिवाइड हो जाएगा, तीन इक्वल करंट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तीन इक्वल करंट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहां पर है 9 ओम का, 9 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ के जाके ये 3 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ तीन, ये भी 3 एम्पियर हो जाएगा और ये भी 3 एम्पियर हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछ दे तो अगर आप इसका फायदा क्या होता है देखिए पैरेलल में लगाने का, कि अगर ये अगर इसमें से कोई एक भी खत्म हो गया ना तो ये दो में तो फ्लो होता ही रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और अब देखिए ये जैसे 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया। अब ये जाके क्या होता है, ये आगे जाके ये रेजिस्टेंस आगे जाके फिर कंबाइन हो जाता है और आगे फिर वायर में चला जाता है, यानी आगे जाके कंबाइन होता है फिर ये आगे चला जाता है। ठीक है, तो कंबाइन होता है, तो कंबाइन होने का मतलब समझिए, यहां से सर ये कंबाइन हो जाएगा यहाँ पर आके, तो 1/3 1 + 3 1 + 3 1 + 3 1/3 + 1/3 + 1/3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं? ठीक, 9/3 हो गया ना, आ गई यही वैल्यू, आ गई यही वैल्यू। देखिए 3 एम्पियर मैंने किया था, 3 आ गया आंसर, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये सर ये डोमेस्टिक वाला जो बताया वो कैसे होगा, तो अगर आप डोमेस्टिक पूछे तो डोमेस्टिक में देखिए क्या होता है। डोमेस्टिक में ऐसे है, ठीक है, जैसे रहेगा ऐसे, लगा दीजिए रेजिस्टेंस, कोई भी ले लीजिए जितना मैंने लिया था पहले, लेके अगर ये वाला उड़ जाएगा, ठीक है, जैसे क्या मैंने आपको बताया सर, कौन सा एग्जाम्पल बताते हैं, हाँ जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, 4 ओम ले लीजिए या फिर 6 ओम लीजिए, 6 ओम 9 ओम। तो अगर आप इससे तो इसमें बढ़ जाता था, अगर ये उड़ जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा ना, तो अब इसमें इक्वल में बटेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल में बटेगा, फिर यहाँ पर आके कंबाइन हो जाएगा, तब भी उतना ही आंसर आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पैरेलल का। तो हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल कर लिया। आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तो आपको अगर RS निकालना रहेगा तो आप R1 + R2 + R3 कर देंगे, और अगर आप यहाँ पर RP निकालना होगा, R फॉर P, तो आपको करना होगा 1 + R1 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आइए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि क्या होगा, हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, और हमारा अगला टॉपिक जो है वो है व्हाट इज फ्यूज। फ्यूज क्या है? चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के आखिरी के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला तो टॉपिक है फ्यूज, कि फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज है कि दिस इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी कि ऐसी सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि प्रोवाइड करती है ओवर करंट प्रोटेक्शन को। जैसे अब ऐसे तार आ रहा है, तो अगर
मान सपोज कीजिए कि इस तार में कभी हाई करंट आ जाए तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे आपके घर के कुछ डिवाइस भी जल सकते हैं। तो आपको उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पर आपको एक फ्यूज नाम का सबस्टेंस आता है, उसको लगा देना। आपका फ्यूज होता क्या है, फ्यूज मतलब होता है कि एक ऐसी फ्यूज में एक ऐसी चीज लगाई जाती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है, ठीक है, और सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें ओवर करंट आएगा वो मेल्ट हो जाएगा, तुरंत वो टूट जाएगा, वहां से कनेक्शन यहाँ पे अगर यहाँ लगा है तो ये टूट जाएगा, फिर वहां से बंद हो जाएगा और यहाँ से आपका डिवाइस जो है बंद जाएगा। ये हो गया फ्यूज। फ्यूज सिंपली इसका है कि दिस इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइस दैट ऑपरेट टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब आता है मेन टॉपिक जो कि है पावर। कि पावर क्या है, पावर को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं रेट एट व्हिच वर्क इज डन, ठीक। अब इसका ऐसा यूनिट वॉट होता है, डब्ल्यू, वॉट से इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए इसको इसका अब इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय पी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कॉमर्शियल यूनिट भी कुछ होता है। तो कॉमर्शियल यानी जो लेन देन में कॉमर्शियल जानते हैं ना, लेन देन, ठीक है। तो कॉमर्शियल में इसका है जैसे 1 किलोवाट होता है और 1 हॉर्स पावर का। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज लेते हैं तो इससे पूछते हैं दुकानदार से कितने हॉर्स पावर का है, बाइक ये ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर की है, ठीक है। तो वो आपको बताएगा हाँ कितने हॉर्स पावर के। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वोल्ट होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये इतनी चीज हो गई हमारी पावर की, इलेक्ट्रिक फ्यूज की। अब हम बात करते हैं इसकी जो हमारी ये ट्रिक की। तो ट्रिक इसमें क्या है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है फॉर्मूला। अब इसका P इज इक्वल टू वी आई भी होता है, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई, इसको सब आपको रखना होगा। P इज इक्वल टू वी आई, इसका डेरिवेशन भी होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में आपको डेरिवेशन और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई। अब आपको यहाँ से दिख रहा है वी आई, वी आई आप किसको बताते हैं, छक्के को, 6, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू, यानी आप ऐसे याद कर सकते हो कि धोनी ने पावर जनरेटर लगाया और छक्का मार दिया, यानी छक्का मार दिया, तो यानी इसने पावर लगाया तो क्या हुआ, छक्का लगा, यानी पावर इज इक्वल टू वी आई, यानी पावर इज इक्वल टू छक्का। इतना तो आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि मैं इस पूरे चैप्टर का आपको क्या देने वाला हूँ, इस पूरे चैप्टर का फॉर्मूला देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों जल्दी से फॉर्मूले देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे सारे फॉर्मूले के बारे में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सारे फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या क्या है, पहला आता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दूसरा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, फिर आता है V इज इक्वल टू आई और Q इज इक्वल टू आई। इसको आप ऐसे सेपरेट याद कीजिएगा, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L by E। रेजिस्टेंस फॉर सीरीज इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3। रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल इज इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। हीट के लिए क्या होता है, H इज इक्वल टू V upon T, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT एंड हीट इज इक्वल टू V स्क्वायर T upon R। तो आप बोलेंगे कि इतने सारे फॉर्मूले एक ही चीज के, हाँ इतने सारे फॉर्मूले हैं, किसी भी रूप में पूछ देगा। पावर के क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी और ई इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो ये हो गए इसके सारे फॉर्मूले। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए और बेल वाला आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जो कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके दिन मंगल में हो।